Hello guys, welcome back to my channel JK Study Junction and this is जतिन बलोत्रा। गाइस आज हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम CET। गाइस आपको पता है कि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि वो कुछ एग्ज़ाम्स के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, लाइक रेलवेज़ है, बैंकिंग है, SSC है। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए एक एजेंसी भी सेटअप करेंगे जिसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। सो गाइस हम इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको प्री में बन सकते हैं, मेंस में बन सकते हैं गाइस, उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो गाइस जो हमारी अप्रोच रहने वाली है इस टॉपिक के रिलेटेड गाइस वो है, पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कंपोजिशन क्या होने वाली है, इसकी प्रोसेस कैसे है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, द नीड, बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चैलेंजेस क्या है एंड कंक्लूज़न क्या है। सो गाइस ये हमारी सारी इसके रिलेटेड अप्रोच रहने वाली है। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस हम स्लाइड्स पे जाने से पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये एग्ज़ाम कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी मिनिस्ट्री को। गाइस आपको पता है कि इंडिया में कितने एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग, और उन सब एग्ज़ाम्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, साल में आप कितने एग्ज़ाम्स देते हो, आपने कितनी बार फ़ी सबमिट करी है अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए। सो हम देखेंगे इश्यूज़ क्या थे और क्यों इसको लाया गया। गाइस पहला, आपको हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ते थे। सेकंड गाइस, हर फॉर्म के लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ती थी। गाइस आपको ट्रांसपोर्ट, आपको पेपर देने के लिए अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था। गाइस नेक्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, खासकर गाइस जो गर्ल्स रहती हैं उनको काफ़ी सारी दिक्कत जो होती थी ट्रांसपोर्ट में। और गाइस जो हिली एरियाज़ में लोग रहते हैं उनको जो सेंटर रहते हैं उनके एरिया में नहीं मिलते, सो उनको काफ़ी दूर आना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे जम्मू में बसोली वाला इलाका है, बनी वाला इलाका है। सो गाइस वो कितनी दूर से एग्ज़ाम जम्मू में देने आते हैं। सो गाइस कितनी ज़्यादा दिक्कत है इन सब चीज़ों में। और गाइस पिछले 4-5 साल में ये काफ़ी डिबेट चल रही थी कि क्या हम सब एग्ज़ाम्स को ऐसा कर दें कि ये एक ही एजेंसी हो जो सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाए और आपके मार्क्स के हिसाब से आपको पोस्ट वगैरह मिल जाए। अगर जो सबसे अच्छे मार्क्स लाएगा उसको IAS मिल जाएगा वगैरह वगैरह। सो गाइस उसी को इन्होंने ट्रायल बेसिस पे लाया है। बेसिकली कॉमन एंट्रेंस करवाएंगे। बेसिकली ये स्टार्टिंग में 3 एग्ज़ाम्स के लिए है, बैंकिंग के लिए है गाइस, SSC में जो वैकेंसीज निकलती हैं, और साथ ही गाइस रेलवेज़। गाइस इन तीनों के जो अब एग्ज़ाम रहेंगे गाइस वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करवाएगी। और गाइस इसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, फ़ी एक ही बार देनी पड़ेगी गाइस आपको। और इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 3 साल तक आपका वैलिड रहेगा, आप 3 साल तक इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस ये था इसके रिलेटेड ओवरव्यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड करा है कि हम एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएंगे। ये क्या करेगा, कॉमन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा, काफ़ी सारी जो वैकेंसीज रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और गाइस आपको पता है कि अभी जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनको सेपरेट एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसीज उनको कंडक्ट करवाती है बड़ी सारी पोस्ट्स के लिए। सो काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स को ईज़ प्रोवाइड करने के लिए कि उनके लिए इजी रहे, और जो एजेंसीज़ अलग अलग हैं उन सब को ना ये चीज़ प्रोवाइड करते हुए हम एक सिंगल एजेंसी बनाएं जिससे इसको ज़्यादा हम अच्छा बना सकते हैं। और गाइस इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई है, इसकी बात करी जा रही है कि हम इसको बनाएंगे। और गाइस बेसिकली ये एग्ज़ाम कौन कौन से कंडक्ट करवाएंगी। गाइस जो कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है ये नॉन गजटेड ग्रुप B एंड ग्रुप C एग्ज़ाम्स के लिए है। गाइस ये ग्रुप A एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है। सो गाइस
आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन इज़ ओनली फॉर नॉन गजटेड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट। और गाइज ये किसके लिए करवाएगी? ये रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी, जो बैंकिंग के लिए रहता है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सो गाइज इन तीनों के लिए बनाएगी। और गाइज जो हमने यहाँ पे एजेंसी बनानी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, गाइज इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो एक्ट रहता है हमारा 1860 का, गाइज इसमें काफ़ी सारी आपको एजेंसीज दिखी होंगी जिनको जो हमने रजिस्टर्ड करा है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर करा है, जैसे ICMR है। सो इसके अंडर हमने इसको रजिस्टर करा है। और ये क्या करेगा? द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल बी ए स्पेशलिस्ट बॉडी ब्रिंगिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू द फील्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स। और गाइज आपको पता है कि अभी जो प्रेजेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं वो हमारे पास IBPS है, जैसे बैंकिंग का ये करवाता है, RRB है, SSC है। गाइज ये भी फ़िलहाल रहेंगी। जैसे इन्होंने बात करा है कि हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लाएंगे, गाइज ये तो आने ही वाली है, बट जो इससे पहले तीनों हैं वो भी अभी फ़िलहाल वर्क करेंगी। और इसका बेसिकली काम क्या होगा? ये स्क्रीनिंग करेगी डन एट द CET स्कोर लेवल पे, और फाइनल जो सिलेक्शन रहेगी रिक्रूटमेंट की, गाइज वो सेपरेट स्पेशलिस्ट टायर्स ऑफ एग्जामिनेशन विच शैल बी कंडक्टेड बाय दिस रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। गाइज इस लाइन का मतलब ये है कि आपके 3 टायर से एग्ज़ाम्स होंगे। फर्स्ट टायर जो एग्ज़ाम रहेगा रेलवे का, बैंकिंग का और SSC का, उसको कंडक्ट करवाएगी ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और गाइज उसके बाद जो टायर सेकंड और टायर थर्ड के एग्ज़ाम होंगे, गाइज उसको कंडक्ट करवाएंगी ये जो पहले एजेंसीज थी, IBPS, RRB एंड SSC। सो ये गाइज इंपॉर्टेंट है कि ये एजेंसी बस टायर फर्स्ट के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। गाइज इसकी कंपोजिशन कैसे है कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है इसको चेयर करेंगे सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर रहते हैं वो इसको चेयर करेंगे। और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहने वाले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रहने वाले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज से रहने वाले हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रहने वाले हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। सो गाइज ये इसकी कंपोजिशन है। और हेड करने वाले हैं सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक के ऑफिसर। गाइज इसका प्रोसेस क्या है? जो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे गाइज, ये आपको 12 लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और गाइज ये एग्जामिनेशन की खास बात ये है कि ये 3 साल तक वैलिड रहने वाला है एंड देयर विल बी ए कॉमन रजिस्ट्रेशन सिंगल फ़ी। गाइज ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आपको जैसे पहले रेलवे के लिए अलग, बैंकिंग के लिए अलग आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। सो गाइस अभी आपको क्या करना है? कॉमन रजिस्ट्रेशन करना है, एक ही बार आपको फ़ी सबमिट करनी है। और आपको बार बार ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा अलग अलग एग्ज़ाम्स को देने के लिए। और गाइस सबसे ज़्यादा ये फोकस देने वाले हैं जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रहती हैं, और 117 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ये अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। गाइस एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली हमने 28 स्टेट्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट करा है जिसको हमने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोला है। और यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं अगर यहाँ पे वीक हैं तो गाइज हम इनको इस कैटेगरीज में रखते हैं। यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक, ये पैरामीटर्स में काफ़ी वीकनेस है, ये डिस्ट्रिक्ट्स काफ़ी पीछे हैं। सो हमने इनको एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोला है। सो गाइज ये प्रोसेस रहने वाला है। और scores will be generated quickly, delivered online and will be valid for a 3-year period। so guys इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कई बार बोला जाता है ना कि कहीं पैसा चल पड़ा, कहीं कुछ हो पड़ा एग्ज़ाम्स में, इसको इन्होंने ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो स्कोर्स रहेगा वो ऑनलाइन आपको डिलीवर करा जाएगा और ये वैलिड रहेगा 3 years के लिए। And student can write the test multiple times as long as they are within the eligible age limit। guys मेन बात क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने अभी 2020 में अगर इसका टेस्ट दिया तो ये 3 साल तक वैलिड रहेगा 23rd तक। और मान लो मेरे स्कोर आया है 50
आउट ऑफ 100। तो ये 3 साल तक मेरा 50 ही गिना जाएगा, बट मैं चाहूँ तो हर साल ये एग्ज़ाम दे के अपना स्कोर इंक्रीज़ कर सकता हूँ। सो गाइज़, ये भी चांस है बच्चों के पास कि वो मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। और गाइज़, ये किसके रिलेटेड एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने वाले हैं? गाइज़, ये तीनों लेवल, ग्रेजुएट हों गाइज़, हायर सेकेंडरीज 12th पास होते हैं, और मैट्रिक जो 10th पास है। सो गाइज़, ग्रेजुएट्स के लिए, 12th के लिए एंड 10th के लिए ये क्या करेंगे, जो इसके बेसिस पे जो वैकेंसीज़ रहती हैं उनको ये कंडक्ट करवाने वाले हैं। गाइस, नीड क्या थी? हमें कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? गाइस, पहली तो यही बात है कि अभी काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं जो इसको कंडक्ट करवाती हैं, और लगभग इंडिया में हर साल 2.5 करोड़ से 3 करोड़ एस्पायरेंट्स जो रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, और 1.25 लाख वैकेंसीज़ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी ईयर। जो वैकेंसीज़ हैं वो बस 1,25,000 हैं। और गाइज, इसमें एक चीज़ बात करी है कि एट प्रेजेंट कैंडिडेट्स सीकिंग गवर्नमेंट जॉब्स हैव टू अपीयर फॉर सेपरेट एग्जामिनेशन, कि कैंडिडेट को हर बार अलग अलग एग्ज़ाम्स में बैठना पड़ता है। सो गाइज, ये भी इसमें एक पॉइंट था, और कैंडिडेट को बार बार फ़ी देनी पड़ती है अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए। सो इसको भी इन्होंने इसमें इशू को इन्होंने इसमें रखा है। और गाइज, जो वीमेन रहती हैं, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ की रहती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, खासकर ट्रांसपोर्ट के लिए, और उनको एग्ज़ाम के लिए बाहर जाना पड़ता है। सो गाइज, इसका बेनिफिट क्या होगा? गाइज, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसमें एक पॉइंट ये ऐड करा है क्या है कि आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी क्या होता है कि आपको कहीं दूर सेंटर मिल जाता है आपको अपना जब एग्ज़ाम देना है। अब इसमें क्या होगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बेनिफिट क्या होगा कि एस्पिरेंट्स को बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ेगा गाइज, वही बात। और सेपरेट मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स जो रहती हैं वो अब नहीं होंगी। कॉमन एलिजिबिलिटी एंट्रेंस होगा। और गाइज, ये क्या करेगा, लेंथी जो रिक्रूटमेंट साइकिल है उसको छोटा करेगा। गाइज, इसमें क्या होगा कि कैंडिडेट को बार बार एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, और ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। और गाइज, जो चॉइस ऑफ सेंटर्स रहेंगी, कैंडिडेट्स के पास फैसिलिटी होगी कि टू गिव अ चॉइस, एंड दे वुड बी अलॉटेड द चूजन सेंटर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, एंड देयर विल बी एन ऑप्शन टू शेड्यूल देयर ओन टेस्ट एट देयर चॉइस सेंटर। सो गाइज, उनके पास चॉइस भी है कि वो अपने चॉइस के सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए वो जा सकते हैं। सो देयर विल बी एन ऑप्शन। गाइस, इसका एम क्या है? टू रीच अ स्टेज वेयर इन कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल देयर ओन टेस्ट एट सेंटर्स ऑफ देयर चॉइस। सो गवर्नमेंट ने इसके लिए जो सैंक्शन करा है वो करा है 1517 करोड़ रुपये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को बनाने के लिए। और गाइज, इसमें हमने पहले बात करी है कि 117 जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड करी गई है। और गाइज, जो हिली एंड रूरल एरियाज़ में कैंडिडेट्स रहते हैं उनको अपने ट्रैवल के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है। बोर्डिंग लॉडिंग टू देयर एग्ज़ाम सेंटर्स, दे आर यूजली फॉर फ्रॉम देयर होम टाउन्स। गाइज, हमने बात करी है कि जो हिली एरियाज़ के बच्चे रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। और जो गर्ल चाइल्ड रहती है वो बेसिकली अपने फादर पे या ब्रदर हस्बैंड के ऊपर ही निर्भर होती हैं। सो उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और इसका एक बेनिफिट ये है कि इसने लगभग 12 लैंग्वेजेस को इसमें ऐड करा है। गाइज, अब देखेंगे कि चैलेंजेस क्या है। गाइज, जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है गाइज, उसके पास बस 14% ही जॉब्स हैं, बाकी सारी स्टेट के अंडर आती है। सो गाइज, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो ये 14% एम्प्लॉयमेंट को ही कवर करेगा। सो ये सबको कवर नहीं करता, जो बाकी 86% बचा है गाइज, उसका क्या? गाइज, दूसरी चीज़ ये है कि ये आपने स्कीम तो ले आए, बट अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं करेंगे, सर्विसेज को एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो तब भी कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। कंक्लूजन ये है कि द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी स्टैंड आउट अ यूनिक मॉडल एज इट मार्क्स अ पैराडिगम शिफ्ट इन द गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी
process. So it is also in tune with the Modi's government mantra of ease of living for the young जॉब एस्पायरेंट्स. सो गाइज, गवर्नमेंट ने, आपने सुना ही होगा कि हम मोदी जी बार बार ये चीज़ बोलते हैं कि ईज़ ऑफ लिविंग होनी चाहिए यूथ जॉब एस्पायरेंट्स के लिए. सो ये भी उनकी जो बात है उससे इन्होंने ट्यून रखा है चीज़ को. एंड NRA इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कन्वीनियंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस फॉर कैंडिडेट्स. सो कैंडिडेट्स के लिए क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा. एंड द मल्टीपल रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशंस रहते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा बर्डन रहता है बच्चों पे. सो ये बर्डन भी उस पर कम करेगा. सो गाइज़, ये था टोटल इसके रिलेटेड डिस्कशन. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.